अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल कोड एन क्यू। आज हम अपना जो है CS 507 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। कल हमने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2 है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब लोगों ने मिलकर जब भी कोई स्पेसिफिक गोल पूरा करना हो, कंप्लीट करना हो, तो उन्हें एक जगह इकट्ठा होकर ये काम करना पड़ता है। ऐसे को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मॉल भी हो सकती है, मीडियम भी, लार्ज भी हो सकती है। ठीक है, इनकी रेंज। और उनका गोल यही होता है कि ओवरऑल इन्होंने अपनी जो है रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपने गोल्स को अचीव करना होता है। देन अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की करैक्टरिस्टिक्स देखी जाए तो देखो, इसमें स्ट्रक्चर के आप इंडिविजुअल्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, और ऑब्वियसली ये अपने प्री डिफाइन जो रूल होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपना जो है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के एक प्री डिफाइन रूल होते हैं, उनको यूज़ करते हुए इनको ही देखते हुए उन्हें अपने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, फॉर्मल होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, इसमें हम जो मैनेजमेंट के रिसोर्सेज हैं, हम बाहर इन्वायरमेंट से चीज़ें लेती हैं और देन उसे आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी आपने प्रोडक्ट बनानी हो तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल आप अपनी इन्वायरमेंट से लेंगे, देन उसके बाद उसको एक प्रोडक्ट में तब्दील करेंगे। ठीक है, आउटपुट में। ठीक, उसके बाद जो है एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखें, ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली एक्शंस होते हैं, आप कोऑर्डिनेटेड और प्रोपोजल एक्शन होते हैं, मिलकर एक दूसरे काम करना, इंस्टीट्यूशन रूल्स को फॉलो करना। ठीक है, इसके बाद आपने जो एलिमेंट्स ये होता है कि आपने अपने जो जितना भी काम है उसको टास्क में डिवाइड करना है। ठीक है, हर एक बंदे को एक एक टास्क देना है, और वो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गए। देन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करें अगर हम, तो उसके क्या क्वेश्चन होंगे? हम ये सबसे पहले देखेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन किससे बिलोंग करती है। ठीक है, कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और ऐसे क्या कौन सी वजह जिसकी वजह से इकट्ठे हुए हैं और ये एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की नीड ये होती है कि बिजनेस में डिसिप्लिन मैनेजमेंट हो। ठीक है, नीड्स कंप्लीट करनी होती है, और इनका काम होता है किसी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। ऑब्वियसली जब भी कोई काम बिजनेस के ऑपरेशन आप चाहते हैं कि टाइमली और रेगुलर हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर रिकॉर्ड करनी चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि जब जैसे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहेगी उतने ही आपका गोल अच्छा, मतलब बेहतर अचीव होगा। ठीक है, इसके बाद हमने डिफरेंस करना है डाटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है। डाटा किसी भी फैक्ट होता है, कोई भी कलेक्शन ऑफ फैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास नंबर हैं, सिंबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, ये सारा डाटा है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है, जस्ट डाटा है। अब इन्फॉर्मेशन के हम डाटा से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अली कार, एक ईयर है 2022, हमें पता चल गया अली है कार, मतलब इसका कोई मीनिंगफुल नहीं पता चल रहा है, एक डाटा है, जस्ट एक। ठीक है, अगर हम कहेंगे अली बाउट अ कार इन 2023 लाइक दैट, तो हम ये कहेंगे ये एक इन्फॉर्मेशन है, इससे हमें मीनिंगफुल है, अंडरस्टैंडेबल है, इसको हम समझ सकते हैं कि क्या ये है डाटा इन्फॉर्मेशन में फ़र्क। ये आपको डेफिनेशन वगैरह में भी पेपर में पूछ सकते हैं, डाटा इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस कर दें। ठीक है, कि आपको जो है अपनी MCQs में ये पूछ सकते हैं, कोई सिनेरियो दे के कि बताएं इसमें डाटा क्या है, या ये इन्फॉर्मेशन है, ये डाटा है, तो आप ये बता सकते हैं। देन अभी इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी चेक करना, कि इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी चेक करने के क्या तरीके हैं। पहले देखें, पता होना चाहिए कि लिखा किसने, ऐसे तो नहीं किसी ने लिख दिया तो इसकी क्वालिटी, इसका ऑथर कौन है, और जिसने लिखा है जिस ऑथर ने, उसका एम क्या है इसके बारे में लिखने के बाद। हमने ये भी देखना है कि इसने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो एक्यूरेट है भी या नहीं, अप टू डेट होनी चाहिए, बाइस्ड अनबाइस्ड नहीं होनी चाहिए। मतलब एक बंदे का खुद का कोई पर्सनल नज़रिया, उसके ऊपर उसने इन्फॉर्मेशन दे दी और लोग उस पर बिलीव करें, ऐसा तो नहीं है। हमेशा जो भी इन्फॉर्मेशन कोई बात करता है तो वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसे कहनी चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके अवेलेबल ऑप्शंस भी अवेलेबल होने चाहिए। किसी भी इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी चेक करने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखें, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक दूसरे से नहीं मिलती। ठीक है, उनका साइज़ मुख्तलिफ होता है, उनका स्ट्रक्चर का मुराद है कि फॉर एग्जांपल उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स जो आगे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि मतलब उनके एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, वो आगे किसको रिपोर्ट करेंगे, वो डिसीजन कैसे बनाएंगे, डिसीजन कौन बनाएगा। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर होता है कि वो किस तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, उनके रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट हो सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन एक जैसे रूल्स फॉलो या एक जैसा कल्चर फॉलो नहीं करता, उनके डिसीजन मेकिंग जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज एक्सटर्नली इंटरनली उन्हें कौन सपोर्ट करता है, उनके स्टेक होल्डर्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे जी लेक्चर नंबर 3 करेंगे CS 507 का ही। लेट्स स्टार्ट। अब हमने पहले ही पढ़ लिया था कि हमें इन्फॉर्मेशन अपनी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से डिफरेंस हो सकता है, साइज़ में, स्ट्रक्चर में, कल्चर में, डिसीजन मेकिंग में, इंटरनल जो उनकी इंटरेस्टेड पार्टीज है उनमें डिफरेंस हो सकता है। देखें, ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होती हैं, मीडियम होती हैं, लार्ज होती हैं। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका ऑब्वियसली स्मॉल है तो उनकी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी स्मॉल होगा, स्कोप उनके ऑपरेशन जो हैं काम करने के वो भी कम होंगे, और डिसीजन ऑब्वियसली जो भी फैसले करेंगे सीनियर मैनेजमेंट करेंगे, किसी एम्प्लॉयज़ का इतना रोल नहीं होगा। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें लोअर लेवल की मैनेजमेंट इतना इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, ईजी टू डिफाइन है। ठीक है,
इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं, डेली सेल्स होती हैं, रिसीवेबल और पेएबल, मतलब रिसीवेबल जो आपने रिसीव करने होते हैं किसी से, ठीक है, कैश वगैरह ये जो भी आपका, पेएबल जो आप, ठीक है, पेएबल जो आपने पे करने होते हैं किसी को, ठीक हो गया। तो ये सारे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जांपल्स हैं, इनके लिए ये हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। देन हमारी मीडियम साइज़ ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए ज़्यादातर मीडियम साइज़ ऑर्गेनाइजेशन फैमिली ओनरशिप संभालती है, जैसे कि बेटा बाप हो गया, फैमिली के मेंबर संभालते हैं, ठीक है। इसमें सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब डिसीजन जो है वो सीनियर मैनेजमेंट ही करती है, ठीक है, और ज़्यादातर कंट्रोल फैमिली का ही होता है, जो अथॉरिटी ड्यूटीज़ वगैरह है वो दूसरों को कम ही देते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ओवरऑल सीनियर मतलब जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही उसे ओवरऑल मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। इसमें जो है एक्सटर्नल रिपोर्ट करना पड़ता है, मतलब आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, कंडीशंस के बारे में आपको अपने इन्वेस्टर या स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है इन्फॉर्मेशन मॉनिटर करने के लिए। देन हमारा जो है वो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये कम्प्लेक्स होती है ऑब्वियसली, इसमें मल्टी लेवल्स में मुराद है, मल्टी लेवल्स में ये मुराद है कि इसमें आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपको लेवल बाय लेवल डिवाइड करनी पड़ती है। सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके, ठीक है, ज़्यादा सुपरवाइजर ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स होते हैं, न्यूमेरिक डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपने क्राइटेरिया भी होता है, इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस, प्रॉफिट साइज, वैल्यू एसेट या नंबर ऑफ बिजनेसेस में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा टोटल अमाउंट ऑफ टर्नओवर, टोटल अमाउंट जो सेल्स की टोटल अमाउंट होती है, ठीक है, जो ओवरऑल आपने पीरियड सेट किया उसमें आपने कितनी टोटल सेल के या के अमाउंट ऑफ टर्नओवर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ती है अपने जो अपने प्लान किया उसके अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, हर काम टाइमली होना चाहिए, इनके गोल्स भी कम्प्लेक्स होंगे। इसके बाद है नेचर ऑफ बिजनेस। 3 किस्म के नेचर ऑफ बिजनेस आ रहे हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो है जहाँ पे आपकी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होनी है, कम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। अब अपने किसी भी इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इससे पहले कि अपने मटीरियल को वेयर हाउस में रखो, मैन्युफैक्चरिंग या सेल्स में रखो, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन पहले चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। वेयर हाउस जहाँ पे आप अपनी चीज़ें स्टोर करते हो जब तक आप मार्केट में नहीं ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए जी आपका है इसमें कौन सी आपको डे टू डे कोस्ट समझ लें, प्रोडक्शन टारगेट्स आ जाते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, प्रोडक्ट की क्वालिटी या डिलीवरी स्केड्यूल्स। लास्ट है सर्विस सेक्टर। ये इंटेंजिबल मतलब इससे आप फील नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। सर्विस सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी कोई भी चीज़ आपको बेचनी है, क्वालिटी मेंटेनेंस पे आपको एक इशू है जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। एक इसके बाद है इसमें क्वालिटी सर्विस देखनी है, डिलीवरी के मोड, कस्टमर की क्योंकि सर्विस सेक्टर है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन देखेंगे, जो चीज़ हमने भेजी वो सेटिस्फाई है, टाइम स्केड्यूलिंग पे सारी चीज़ें टाइम पे भेजेंगे, सर्विस सेक्टर का एक हर काम है, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके बाद है ट्रेडिंग सेक्टर। आपको प्रोडक्ट को मॉनिटर करना पड़ेगा, आपका हर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी आपको। ट्रेड का सेक्टर्स में आपको देखना पड़ेगा कस्टमर की आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या राय है, कस्टमर की प्रोफाइल, उनके कमेंट्स, प्रॉफिटेबिलिटी और आपके मार्केट की नीड्स क्या है, वो सारी आपको ट्रेडिंग सेक्टर में आपको देखनी पड़ेगी। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 किया, हमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी, ठीक है, उसके डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर पढ़े कि उनके किस हिसाब से डिफरेंट है, हमने स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन की। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।